हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी एड्यू पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल आर बी एड्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए मैथ एवं फिजिक्स से संबंधित हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जिससे अक्सर करके बोर्ड के एग्जामों में या फिर अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। दूसरा टॉपिक है रेखीय आवर्धन और तीसरा टॉपिक है लेंस की क्षमता। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। ये हमारा 3 टॉपिक है जिसको आज हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले टॉपिक को लेकर के चलते हैं, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। तो इसके पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को देख चुके हैं। विभिन्न स्थितियों में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है उसको हम देख चुके हैं। आज हम अवतल लेंस को लेकर के आए हैं जिसके सामने कोई वस्तु ए बी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को हमको देखना है। तो कहीं भी वस्तु हो, देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो ये वस्तु इस अवतल लेंस के सामने ए बी है और इस वस्तु के बिंदु बी से 2 प्रकाश की किरणें चल रही है। एक प्रकाश की किरण ये है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है और अपवर्तन के पश्चात अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लगेगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक प्रकाश की किरण ये है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, सीधे निकल जाएगी। जब हमने लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को जानने के लिए 3 नियम दिए थे, तो उसमें पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तीसरा नियम दिए थे कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों नियम यहाँ पर फॉलो करते हैं और ये जब दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात निकल रही हैं तो ये जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या फिर इसको हम पहले से बता चुके हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है, वो अपने ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक दूसरे से दूर ले जाता है। 2 प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ये, दूसरी प्रकाश की किरण ये, दोनों इस लेंस पर पड़ रही हैं। अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर जाएंगी और जब अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये वास्तव में कभी नहीं मिलेगी। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। दोनों यहाँ बी डैश पर मिल रही है। तो बिंदु बी का प्रतिबिंब बी डैश बना और चूंकि वस्तु इस मुख्य अक्ष पर लंबवत है इसलिए प्रतिबिंब भी इस मुख्य अक्ष पर लंबवत होगा। तो बी डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं तो ये जो ए डैश बी डैश हमको मिलता है वो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होता है। अब इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? अवतल लेंस के पहले बन जा रहा है या कह लें अवतल लेंस के सामने बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। अब बात आती है कि कहीं और अगर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कहीं भी वस्तु रखी हो उससे 2 प्रकाश की किरण जब चलेगी तो इस अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर ही जाएगी, यानी वास्तव में कहीं नहीं मिलेगी। और जब वास्तव में कहीं नहीं मिलेगी तो ऐसी स्थिति में उन प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पीछे कहीं मिलेगी इस तरह से। तो इस स्थिति में कहीं भी अवतल लेंस के सामने वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा और पीछे बढ़ाने पर ये हमेशा इस तरह से एक दूसरे से मिलेंगी कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष हम निकालते हैं कि अवतल लेंस के सामने कहीं भी अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और लेंस के सामने बनेगा। तो ये हो गया कि अवतल लेंस के सामने कहीं भी का मतलब किसी भी स्थिति में रखे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है।
तो आभासी बनता है, तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि हमने पहले बताया था कि जो प्रतिबिंब आभासी बनता है उसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि अवतल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। दूसरा, अगर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, यानी वस्तु बड़ा है उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापक क्षेत्र में रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा छोटा छोटा बना करके उसको संकुचित क्षेत्र में लाया जा सकता है। यानी अवतल लेंस का उपयोग बहुत बड़े क्षेत्र में वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हो गया, अवतल लेंस के द्वारा कहीं भी वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और लेंस की तरफ ही बनेगा या लेंस के सामने बनेगा। तो ये हो गया हमारा अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखे हुए या किसी भी स्थिति में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। किसी भी लेंस के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को बनाया जाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा हो जाएगी कि किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है, इसके सामने एक वस्तु है ओ डैश और इसका प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। तो आई डैश की लंबाई और ओ डैश की लंबाई का जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे लेंस का रेखीय आवर्धन। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अतः रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश बटा वस्तु की लंबाई ओ डैश। इसी को हम अगर चिन्ह सहित लिखना चाहें तो यदि प्रतिबिंब उल्टा बना है तो उसकी लंबाई को ऋणात्मक लेंगे और वस्तु की लंबाई को हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू लंबाई को हम y2 और y1 के रूप में लिख रहे हैं। इसकी लंबाई को y2 और इसकी लंबाई को y1, तो क्या हो जाएगा y2 अपान y1। चूँकि ये प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है तो y2 को हम माइनस लिख देंगे और y1 को प्लस लिख देंगे। तो यम क्या हो गया, रेखीय आवर्धन उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक हो गया, इसको लिख सकते हैं ऋणात्मक। और अगर प्रतिबिंब सीधा होता तो y2 भी प्लस होता और y1 भी प्लस होता। तो ऐसी स्थिति में यम रेखीय आवर्धन जो होता है वो धनात्मक होता है। तो यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक और यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा। ये हो गया। तो कह दिया जाता है कि एक लेंस का रेखीय आवर्धन -2 है, तो इसका मतलब हो जाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर वहीं +2 हो जाता है तो कहा जाता है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। ये हो गया। दूसरी बात कि यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा हो, यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है तो रेखीय आवर्धन भिन्नात्मक में होगा, भिन्न में होगा, फ्रैक्शन में होगा। और यदि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है वस्तु से तो रेखीय आवर्धन 1 से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन तथा वस्तु की लेंस से दूरी और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी में जो संबंध होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा, ये वस्तु है जिसकी लेंस से दूरी u है, जिसको आप ऋणात्मक लिखते हैं, और ये प्रतिबिंब है जिसकी लेंस से दूरी v है, जिसको यहाँ पर धनात्मक लिखेंगे क्योंकि वस्तु लेंस के पीछे बन रहा है या कह लें कि लेंस के बाद बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2 त्रिभुज लेते हैं, एक ओ डैश सी और दूसरा आई डैश सी। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और ये कोण तिर्यक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में
दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज के लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन कौन सी हो गई, इस त्रिभुज का आधार लीजिए, इस त्रिभुज का आधार लीजिए, इस त्रिभुज का लंब लीजिए, इस त्रिभुज का लंब लीजिए, अलग अलग अनुपात कर दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी में क्या हो जाएगा, कोण ओ बराबर कोण आई कोण सी तिर्यक है, आता है। कोण ओ डैश क्या हो जाएगा, कोण आई डैश के बराबर हो जाएगा। अब क्या हो गया, आता है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। आता है दोनों त्रिभुज समरूप है, और दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो क्या हो जाएगा, आई डैश बटे ओ डैश इक्वल टू भी बटा यू। अब यहां से अगर चिन्ह शायद लिखे तो क्या लिखेंगे, भी को पॉजिटिव लेंगे, यू को निगेटिव लेंगे, और आई डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस y2 अपान प्लस y1 इक्वल टू प्लस भी अपान माइनस यू। और सबको हल करेंगे, इसका मान m होता है तो m इक्वल टू माइनस y2 बटा प्लस y1 इक्वल टू भी प्लस बटा यू, या कह लें y2 बटा y1 इक्वल टू भी बटा यू। ये हमारा एक फार्मूला नया बन के आता है, m इक्वल टू y2 बटा y1 इक्वल टू भी अपान यू। अब जैसा प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा तो y2 के लिए माइनस लिखेंगे और सीधा होगा तो y2 के लिए प्लस लिखेंगे। तो इस तरह से हम रेखीय आवर्धन को निकालेंगे किसी लेंस के लिए। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवर्धन। आगे हम देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। जो अगला टॉपिक हमारा है वो लेंस की क्षमता है। तो वस्तुतः लेंस का जो काम होता है अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को मोड़ना, अपवर्तित करना। तो जो लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ज़्यादा मोड़ता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। और जो लेंस कम मोड़ता है उसकी क्षमता कम होती है, उसका पावर कम होता है। और हम जानते हैं कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है वो प्रकाशिक किरण को ज़्यादा मोड़ देता है, और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है वो कम मोड़ पाता है। यानी जो लेंस का पावर P होगा या लेंस की कार्य करने की क्षमता जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके फोकस दूरी की। जिसकी फोकस दूरी कम है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो ज़्यादा प्रकाश की किरण को मोड़ लेगा। जिसकी फोकस दूरी अधिक है वो कम प्रकाश की किरण को मोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि f को हम मीटर में लें तो लेंस का पावर P इक्वल टू सीधे हो जाता है 1 अपान f, और f को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। यानी यदि लेंस की फोकस दूरी को मीटर में लिया जाए तो उसकी क्षमता उस फोकस दूरी के रेसिप्रोकल उल्टा होता है। तो एक लाइन में लिखेंगे कि यदि लेंस की फोकस दूरी को मीटर में लिया जाए तो उसकी क्षमता P फोकस दूरी f का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होगा। यानी P इक्वल टू 1 अपान f किस में, मीटर में। ये जानना जरूरी है कि f मीटर में होगा तभी ये फार्मूला लगेगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, अगर फोकस दूरी मीटर में है तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसको D से लिखते हैं, होता है। यानी एक लेंस की फोकस दूरी यदि 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो इसको पहले आप मीटर में बदलेंगे, 0.5 मीटर होगा। अब इसकी क्षमता P इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान 0.5 इक्वल टू 2 डायोप्टर। अब यहाँ से अगर क्षमता के चिन्ह की बात आती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से हम
क्षमता को देख करके बता सकते हैं कौन सा लेंस उत्तल लेंस है और कौन सा लेंस अवतल लेंस है। तो हमने आज देखा कि अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। दूसरा हमने देखा रेखीय आवर्धन क्या होता है और तीसरा हमने देखा लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।